नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बार जैन समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन की। धार्मिक स्थलों पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। अपने तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध ये कर रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में आज जैन समाज की एक बड़ी रैली हुई। आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह में समेत शिखरजी तीर्थ और गुजरात में भावनगर के जो पाली ताना तीर्थ को बचाने के लिए एक तरह से ये रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले सूरत में जैन समुदाय के लोगों ने एक विशाल मौन रैली का आयोजन किया था, जिसमें मांग की गई थी कि झारखंड के गिरिडीह में समेत शिखरजी और जो गुजरात में जो तीर्थ है उसको बचाया जाए, इसको पर्यटन क्षेत्र ना घोषित किया जाए। तो क्या लोगों की भावनाएं, हम सीधे हमारे सहयोगी मनीष कुमार पहुंचे हैं समेत शिखरजी, वहां से उन्होंने लोगों से बातचीत की है। आइए आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। हम फिलहाल जैन धर्म के अनुयायियों के तीर्थराज कहे जाने वाले श्री समेत शिखर मंदिर के प्रांगण में हैं। ये मंदिर जो है काफी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है। यहाँ से कहा जाता है कि झारखंड में ये सबसे ऊंचा स्थल है। इस स्थल की पौराणिकता के बारे में सब जानते हैं कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में जन्म लेते हैं एवं समेत शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आधार पर समेत शिखर जो पर्वतराज है उसका कण कण जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। फिलहाल जो इस धर्म के लोग हैं वो इस बात को लेकर पूरे देश में फिलहाल उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं कि इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। उनका कहना है कि ये जो समेत शिखर है इसे तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है। अतः अगर इसे सरकार पर्यटक स्थल बनाकर यहाँ पर विकास करेगी तो अन्य धर्म के भी लोग काफी ज्यादा आएंगे। इसलिए इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए इसे जैन धर्म तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। फिलहाल सरकार से यहाँ पर जैन मुनि यहाँ पर महाराज जी भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अभी जैसे कि पूरे देश में चल रहा है बाउंडर की इसको तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। क्योंकि पर्यटन स्थल बनाने का मतलब है कोई विदेशी कंपनी बेचना, साथ में आप मांसाहार की दुकान खुल जाए या कोई शराब की दुकान खुल जाए, कोई ऐसा कार्य होने लग जाए इसलिए कि हमारा ये पवित्र तीर्थ पे अपवित्र न हो जाए। मेन जैन समाज यही चाह रहा है कि ये पवित्र तीर्थ है, पवित्र था, है और रहेगा, इसको अपवित्र ना घोषित किया जाए। ये तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटन स्थल नहीं है। आज जैन लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वंदना करो, दर्शन करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करे, कोई गंदगी नहीं फैलाए, अभक्ष्य नहीं सेवन करे। हमारा भी यही कहना है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। अगर इसे तीर्थ स्थल नहीं रहने दिया जाएगा, ये दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो उसमें दूसरी चीजें होगी, गलत काम होंगे, जिससे इस तीर्थ की महत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें कोई भी आने की फिर वो नहीं, हम खुद भी सेफ नहीं रहेंगे यहाँ आने के लिए। सरकार को चाहिए कि ये पर्यटन क्षेत्र को और शाश्वत क्षेत्र को समझे, कि डिफरेंस समझे उसके बीच में, कि क्या डिफरेंस है उसके बीच में। यहाँ पे कोई पार्टी करने का स्थान नहीं है, ये केवल पार्टी करने के लिए पब्लिक आ रही है, जूते चप्पल पहन के आ रही है, उसकी अवहेलना होती है। आज की तारीख में आप अयोध्या में जाएंगे या आप गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ के कुछ नियम कायदे हैं। आज जो हमने व्यू देखा, ऐसा लगा ये वर्स्ट व्यू है। जिस तरह से पिकनिक और जिस तरह से पार्टीज हो रही, जिस तरह से फोटो सेशन हो रहा है, ये जैन तीर्थ को, पावन क्षेत्र को भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। हम लोग इस चीज से बहुत आहत हुए हैं। आज हम लोगों ने देखा मतलब मन दुख हुआ है। हम रात को 2 बजे से चल रहे हैं, आज इतनी हम भूखे प्यासे सब चीजों के लिए, और इतना मन दुख आ रहे हैं। तो इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ नए पद्मसागर जी महाराज हैं, जैन धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप अगर अपने शब्दों में ज़रा लोगों को समझा पाए, आपत्ति जो कही जा रही है, अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाता है तो गुरुजी एक तरह से ये सोचा जाता है कि लोग ज़्यादा आएंगे, जो जैन समुदाय के लोग हैं अगर उनकी भी वहाँ पे दुकानें हैं वो ज़्यादा कमाई कर पाएंगे और जो प्रचार प्रसार भी इस पूरे धर्म का हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? भारतीय संस्कृति ये कहती है आचार खोकर के कोई प्रचार नहीं होता। आचार यानी
पवित्रता, विशुद्धि, भोजन का विशुद्धि, विचारों की विशुद्धि और प्रवृत्ति यानी क्रियाओं की विशुद्धि। तीर्थों के अंदर आदमी क्यों जाता है? निष्पाप बनने के लिए, कर्मों से मुक्त बनने के लिए, पापों से मुक्त होते हुए परमात्मा बनने के लिए व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप व्यक्ति तीर्थ स्थानों में छोड़ता है, और यदि तीर्थ स्थानों में पाप करेगा तो व्यक्ति कहां छोड़ेगा? शास्त्र कहते हैं, भारतीय परंपरा के जैन धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ पुकार पुकार करके कहते हैं, तीर्थ स्थानों में पाप करे तो जीव 7 बार 7वीं नरक में जाता है। महाराज तो जी जी, हमारे लिए बहुत पवित्र है, भारतीय संस्कृति के लिए पवित्र है, और जैनों के लिए ये दोनों तीर्थ बहुत ज्यादा पवित्र है। जी महाराज जी, सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया है। इसके मतलब ये भी है कि वो यहाँ के पर्यावरण को सहेज के रखना चाहते हैं, आपकी राय? पर्यावरण तो हमने, भगवान महावीर ने, ये तीर्थंकरों की परंपरा ने अद्भुत उपदेश दिए हैं, और ये पर्यावरण की रक्षा हम लोगों ने सदियों से की है। अकबर से लगा के पालगंज के राजा तक ये सारे पहाड़ जैनों के पास ही थे, और तब से पर्यावरण रक्षा की है। देश आजाद बहुत बाद में हुआ, और आज भी पर्यावरण के लिए जैन धर्म जितना उपदेश देता है ऐसा विश्व का कोई धर्म नहीं देता। हम पानी भी घी की तरह उपयोग में लेते हैं। एक पत्ते को, एक फूल को भी तोड़ना ये पाप होता है। केवल परमात्मा की भक्ति के लिए श्रेष्ठ खुशबू वाला फूल अलाउड है, बाकी कोई पेड़ पौधे उसको छूना भी गुनाह है। तो इससे बढ़िया पर्यावरण की रक्षा और क्या हो सकती है? महाराज जी, अब इस मामले में, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगी, हमारी सहयोगी हर्षा ने भी बात की है, कुछ अनशन पर हैं, कुछ महाराज मुनि लोग अनशन पर हैं इस मामले को लेकर। एक की मृत्यु भी हो गई है, दुख का ये बात है, लेकिन ऐसे में कितना आगे आप लोग इसे ले जाएंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संस्कृति का मूलाधार हमारे तीर्थ है। तीर्थों से जो ओरा निकलती है पूरे देश की सभी प्रजा को खुशहाल बनाती है, सुख शांति प्रदान करती है। और ये तीर्थों में इतनी महिमा है। ये दोनों तीर्थ, समेत शिखर जी और गुजरात के अंदर गिरिराज पालिताना, ये दोनों तीर्थों में जैनों की मान्यता है। हर कंकर से अनंत अनंत आत्माओं ने मोक्ष को पाया है, और समेत शिखर जी में इस 24 के 20 तीर्थंकर परमात्मा ने निर्वाण को, मोक्ष को पाया है। भगवान राम की जन्मभूमि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान ने वहां जन्म लिया था, तो भगवान के निर्वाण की भूमि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे तीर्थों को पर्यटन स्थल घोषित करना, इससे बढ़कर के कोई अपराध नहीं होता। महाराज जी, लेकिन झारखंड के हमारी मांगे हैं, जैन समाज शांति प्रिय है, कभी सड़कों पर नहीं आता, हमेशा उदारता, हमेशा प्रेम, हमेशा सहिष्णुता, हमेशा देश की भक्ति। लेकिन हम इतने ज्यादा आहत हुए हैं, और सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह से तीर्थों की आशातना न होने दी जाए। महाराज जी, अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा इस पर दोबारा विचार किया जाएगा, आपको लगता है? मेरा सवाल ये है झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, दोबारा विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपके विचारों का स्वागत है, लेकिन ये पर्यटन स्थल घोषित करने से पहले जैनों का इतना महान तीर्थ है, तो उनको पूछा गया क्या? ये अहम बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि पूछा गया कि नहीं, लेकिन अपने आप में ये भी विचार हो सकता है कि इससे समाज की बेहतरी हो, आर्थिक तौर पर मजबूती आए, ज्यादा कारोबार होगा। उन्नति भारत देश में सब जगह हो रही है, और उसमें जैनों का सबसे ज्यादा योगदान है। आज देश में 25 करोड़ लोगों को रोजी रोटी जैन समाज दे रहा है, तो जैन समाज को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और एक ही पहाड़ आपको मिल रहा है जो पवित्र है, 2 ही पहाड़ है जो सर्वोत्तम पवित्र है, और रोजी रोटी आपको वहीं पर दिखती है। और नीचे दुकान लगाइए ना, ऊपर हमारे यहाँ थूकना भी पाप है, रात को रहना भी पाप है, भोजन करना भी पाप है, और वहां आपको रोजी रोटी दिख रही है। अंत में महाराज जी, ये सवाल कि क्या आप लोग केंद्र सरकार से इस बारे में बात करेंगे? क्या हमारी बात चालू है। आज रात को भी केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों से हमारी मीटिंग है, और उसके अंदर भी काफी कुछ निर्णय होगा। बस हमारा एक ही निवेदन है कि धर्मों को बढ़ावा न दो तो एक बार चलेगा,
अपन धर्म को खत्म क्यों कर रहे हो? संविधान ने सब धर्मों को अपना अधिकार दिया है। जैनों का ये तीर्थ है, सबको पता है, करोड़ों वर्षों से तीर्थ है, और वहां पर तीर्थ को खत्म करना, टूरिज्म ला करके यानी 5 स्टार होटलें बनाओ, नॉनवेज वहां पर लाओ, वहां पर दूसरे गलत कर्म होने लगे, ये कौन सा निर्णय है? ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और अब हमारी सहयोगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ गुजरात में एक जगह या झारखंड में एक जगह, गिरिडीह ऐसी जगह नहीं हो रहा है, काफी जगह हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। संवेद शिखर जी इस पूरे मामले में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी हमें और जानकारी दे रही हैं। जो ये संथारा उन्होंने लिया, क्या सोच के लिया उन्होंने, क्यों पीड़ित थे उस बात से कि यहाँ पर जो आपका जो पवित्र स्थान है वो अगर पर्यटन स्थल बदल जाएगा तो उसमें पर्यटक आएंगे, आपको उस पर ऐतराज़ क्यों है? महावीर भगवान ने कहा है कि सभी जीव बराबर हैं और सभी कल्याण करें, लेकिन जो पर्यटन की परिभाषा वर्तमान में लागू होती है कि वहाँ हर तरह की मौज मस्ती होगी, छोरी छोरियाँ मनमानी करेंगे, खाने पीने पर कोई बंदिश नहीं रहेगा, वहाँ नीति नियम संस्कार संस्कृति सब एक तरफ रख दिए जाते हैं, लगभग ही होता है। तो इस बात से समाज घबरा गया। जो बहुत शांत और समता में रहने वाले संत हैं, ऐसे कई संत विचलित तो हो गए कि क्या हो रहा है, ऐसा कोई कलयुग इतना भारी तो नहीं आ गया है कि और परम पवित्र तीर्थों के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने लगे। वो भी इस बात से बहुत पीड़ित थे। उनका कहना था कि मैं शिखर जी के दर्शन को बहुत बार गया हूँ और अगर इस तरह की वारदातें वहाँ होंगी तो अच्छे लोगों का वहाँ जाना ही जैसे खत्म हो जाएगा। तो क्या और किसी ने भी इस तरह से संथारा लिया है? इसका हमने सुनने में आया है। जी, उनके साथ ही एक और मुनि हैं संघ में जो अभी विश्राम में ऊपर हैं, काफ़ी थके हुए हैं, और समर्थ सागर जी मुनिराज हैं, उन्होंने भी उनसे प्रेरणा पा कर के कि भी बात ठीक है, हमारे गुरु विमल सागर भरत सागर भी वहाँ तपस्या करते रहे हैं और अनंत मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए हैं और वहाँ पर नंगे पांव यात्रा करने का प्रचलन है। तो और ऐसे उन्होंने भी लिया है, उन्होंने भी चालू कर दिया। क्या एज है उनकी? करीब उनकी एज भी 74 के लगभग। तो इसका मतलब है कि जो ये भावना पैदा हो गई है, शायद ये अब एक मूवमेंट में बन जाएगा। संभव है, क्योंकि अभी फिर से कुछ दिनों से 2 मुनिराज क्रमिक अनशन कर रहे हैं, 48 घंटे में एक बार भोजन ले रहे हैं, और कल से 3 मुनि और क्रमिक अनशन, मतलब है कि वो 48 घंटे में एक बार थोड़ा भोजन पानी लेंगे और वो कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो कितने लोग हो गए इसमें? फिर कितने मुनिराज इसमें शामिल हो गए? एक तरह से जिनके भाव बनते जाएंगे, तो पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कठिन रास्ता है, आप अपनी जो सादी साधना है 24 घंटे में एक बार भोजन करना और ध्यान करना और अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पालन करना, आप अपने व्रतों का पालन करिए, और जो दिगंबर अवस्था में सर्दी गर्मी सब सहन करना, इतना ही करिए, आप ज़्यादा तपस्या मत बढ़ाइए। तो उनको समझाने के बाद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो हमको स्वीकृति देनी पड़ती है कि ठीक है, आप क्रमिक कर लीजिए, आमरण मत कीजिए, शांति रखिए। तो कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस मार्ग पर मना करने के बावजूद भी काफ़ी उतावले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो ही रहा है और आज संस्कृति नष्ट हो रही है जैसे। और आपको बता दें, इसी मामले में गोधरा से भी, गुजरात के गोधरा से भी तस्वीरें आई हैं। आज जैन समाज द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है। ये रैली 2 किलोमीटर लंबी थी। हम वो तस्वीरें, जी, जैन समुदाय के चारों जैन जो लोग थे, महत्वपूर्ण लोग, वो इसमें शामिल हुए थे, और शत्रुंजय महातीर्थ और समेत शिखर जी तीर्थ रक्षा के लिए समस्त जैन समाज ने ये महारैली आज निकाली थी। देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम उत्तर प्रदेश से आपको जुड़ी हुई अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की व्यवस्था के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है। कोर्ट ने जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामकाज के लिए विशेष समिति बना दी जाए, आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट की
रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने की मोहलत यूपी सरकार ने मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय लंबा है, क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जज साहब से पूछकर बताना होगा कि कम से कम कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि 3 महीनों के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर एडमिन के अलावा काम को जारी रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और कोर्ट ने दूसरे पक्ष को जारी किया है नोटिस पर 3 हफ्तों में जवाब मांगा। एक तरह से इस मामले में माना जा रहा है कि ये योगी सरकार को राहत है। और दिल्ली का खंजावला कांड पर एनडीटीवी को कुछ खास जानकारियां मिली और नए तथ्य हैं जो सामने आए। इस खुलासे में कहा गया है, बहुत ज़रूरी बातें अब सामने आई है। खंजावला केस में जो लड़की है, पीड़ित लड़की है, वो कार ने टक्कर मारी और फिर कई किलोमीटर तक कार से उसे घसीटा गया और बाद में उसकी मौत हुई है। इनके 5 आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। उससे सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि इतनी दूरी तक पीसीआर वैन क्यों नहीं मौजूद थी और कॉल्स के बाद भी पीसीआर वैन क्यों नहीं आई। तो सूत्रों के हवाले से पुलिस रिपोर्ट की जो जानकारियां मिली हैं वो एनडीटीवी के पास है कि 13 किलोमीटर के रूट में 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 में से 6 पीसीआर कॉल हुई। चश्मदीद दीपक धैया ने पुलिस वालों ने 20 से ज़्यादा बार बातचीत की। बाद में आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 पीसीआर वैन लगे। आरोपियों को स्थानीय पुलिस की ही खोज रही थी। पहली पीसीआर कॉल रात 2:18 पर हुई। दुर्घटना की शिकायत हुई। पीसीआर वैन से आरोपियों को नहीं पकड़ने के पीछे कोहरे को बताया गया। आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी है। उनको पता लग गया था कि कार में कुछ अटका हुआ है। उन्होंने 2-3 बार कार को आगे पीछे किया। करीब 2.5 किलोमीटर घसीटने के बाद आरोपियों ने लड़की का हाथ देख लिया था, लेकिन रास्ते में पीसीआर वैन खड़ी देखकर उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं। लड़की कार से छिटक कर गिर जाए इसके लिए उन्होंने 4 बार से ज्यादा यू टर्न भी लिए थे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर, खंजावला की घटना पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं और कल रात दिल्ली के हौस खास जाकर हमारी सहयोगी शिरीन त्यागी ने वहां मौजूद कुछ लड़कियों से बात की। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ तमाम वीवीआईपी लोग रहते हैं और दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए मैं आ गई हूँ हौस खास में, जहाँ मैं जानूंगी कई लड़कियों से क्या उनको ये सुरक्षा और ये सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए या जितनी उनको फील करानी चाहिए वो यहाँ नहीं है। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मेरी बेटी पढ़ती है, मैं पहली बार उससे मिलने आई हूँ। मुझे उसकी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी टेंशन रहती है घर पर। मैम यहाँ पे एक्चुअली लेट नाइट तो मेरे को तो नहीं लगता इतनी ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ का मतलब कि लोकलाइट्स को यहाँ पे जितना देखा हूँ मैं, जहाँ तक रात में तो सेफ नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली मैं खुद ट्रैवल करती हूँ एंड ऑनेस्टली इवन अगर मुझे कंपनी की तरफ से ड्रॉपिंग फैसिलिटी मिले, स्टिल बीइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर आई वुड से इट्स नॉट सेफ। मैम आप यहाँ पे और फिलहाल आपको बता दें एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा में क्या खास हुआ वो बताएंगे और हल्द्वानी में किस तरह से कैंडल मार्च निकला है उसकी जानकारी। हमें लेट तक रुकना।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 4000 से ज्यादा घरों को गिराए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ लोग हल्द्वानी की सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट नई याचिका पर दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई को तैयार है। गुरुवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सुनवाई होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन वहां पर मौजूद है। रवीश, क्या इस समय वहां पर स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं? आज देखिए, बिल्कुल जब से नैनीताल हाईकोर्ट का ये आदेश आया है उसके बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में तमाम सारे लोग सड़कों पर मौजूद हैं और ये जो इलाका है जो मेरे ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं कि ये इस पूरी सड़क के इस तरफ का जो इलाका है जिसमें सरकारी बैंक है, सरकारी स्कूल है, पानी की टंकी है, ये सारे इलाकों के जो घर हैं तकरीबन हज़ारों घर जो हैं वो उनको तोड़े जाने का आदेश हुआ है। और उसके बाद में अब जो है इन सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो जब कल होती है तो उसमें क्या कुछ डिसीजन होता है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि हल्द्वानी जो है वो हल्द्वानी का जो रेलवे स्टेशन है वो तकरीबन 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन है और ये जो अतिक्रमण हुआ है ये कई सालों में हुआ है। और 2013 के बाद से मामला शुरू हुआ था जब इसी सड़क से जहां पर हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है उसके कुछ दूर में एक अवैध खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट के पास में आया था। उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे और स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिया कि आप देखें इंक्रोचमेंट कहां कहां है। तब 2016 में रेलवे ने ये रिपोर्ट दी कि 4365 जो मकान हैं वो अवैध अतिक्रमण के जद में आते हैं। तो इसी पर जो है वो फैसला नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है निधि कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं तकरीबन 60 साल से, कोई 50 साल से रह रहा है, तो ये अतिक्रमण नया नहीं है बल्कि कई साल पुराना अतिक्रमण है। और इस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी खेली जा रही है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये ज़्यादातर इसमें जो मुस्लिम आबादी है वो रहती है। तो जो विपक्षी नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस के यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, इन सब का ये कहना है कि चूंकि बीजेपी काबिज है तो इसके वजह से ये अभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर घरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का सत्ताधारी बीजेपी पर। लेकिन अब पूरी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। क्योंकि फरीदाबाद के खोरी के गांव के मामले में हमने देखा था जहां पर 5000 मकानों को गिराया गया था, वहां पर ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे स्थानीय प्रशासन को इनका पुनर्वास किया जाए। तो यहाँ पर इस तरीके का क्या डिसीजन होता है या नहीं होता है ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गमगीन माहौल है क्योंकि 4365 मकानों में 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर में एक सदमे का एक पहाड़ जैसा है कि उनको सालों बाद पता लगा कि उनके मकान अवैध हैं। तो ऐसे में जब जीवन जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी भर की लोग कमा कर अपना मकान खड़ा कर रहे हैं तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि बहुत दुख की बात है। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल घड़ी है वहाँ पर। धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब बात हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रंजिश के चलते कथित तौर पर एक शख्स को अपनी जीप से कुचलने वाले बीजेपी के एक पूर्व नेता का अवैध निर्माण प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। 13 घंटे की प्लानिंग के बाद महज 7 सेकंड में ये 4 मंजिला इमारत गिरा दी गई, ध्वस्त की गई। वहीं जो नेता हैं अभी भी फरार हैं। 60 डायनामाइट की छड़ों, 75 किलो से ज्यादा बारूद ने करीब 10 साल पहले बने 4 मंजिला होटल जयराम पैलेस को 6 मिनट में जमींदोज कर दिया। इस होटल के मालिक पूर्व बीजेपी नेता मिश्रीचंद गुप्ता हैं। बाईस दिसंबर को गुप्ता सहित 8 लोगों पर मकरोनिया चौराहे पर 30 साल के जगदीश यादव उर्फ जग्गू की जीप से कुचलकर हत्या का आरोप लगा। जग्गू निर्दलीय पार्षद
किरण यादव का भतीजा था। किरण यादव ने मिश्रीचंद गुप्ता की पत्नी को पार्षद चुनाव में 83 वोट से हराया था। 10 साल और हत्या के आरोप के बाद प्रशासन को याद आया कि होटल अवैध है। जिनके अवैध निर्माण है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये कंट्रोल प्लास्टिंग की कार्रवाई थी, इसके लिए एक्सपर्ट टीम लगती है और एक्सपर्ट टीम को इंदौर से बुलाया गया। तो इंदौर में ये कार्रवाइयाँ इंदौर में इस प्रकार की कंट्रोल प्लास्टिंग विभिन्न जगह पर होती रहती है, तो वहीं से इन टीम को बुलाया गया था और लगभग 6 लोगों का ये दल था जिसने ये कार्रवाई की है। एक बार पहले प्लास्टिंग की थी, लेकिन वो आकलन शायद पहले ठीक नहीं हो पाया, जिस कारण से बिल्डिंग पूरी तरह धराशायी नहीं हो पाई और फिर दूसरी बार उन्होंने दोबारा से करके जांच करके और पुनः उसमें प्लास्टिंग की कार्रवाई की, उसके बाद बिल्डिंग धराशायी। सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुछ दिनों पहले मृतक के घर पहुंचे। इलाके में गुस्सा है, वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस पार्टी के लोग खुलेआम रिवॉल्वर लहराएं और चलाएं, जिस पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर बलात्कार जैसे केस संगीन अपराधों में 376 और 77 लगे हों, वो हमसे कह रहे हैं अपराध करने के बाद अपराधी बचेगा नहीं। और हमारे यहाँ तो घंटे भी फिक्स होते जा रहे हैं अपराध करने के बाद में। आप देखेंगे कोई भी अपराधी को नहीं छोड़ता। गुप्ता परिवार जो यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री जी के बड़े नजदीकी हैं और जो मुख्य आरोपी हैं, 6 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपराधियों के घर ध्वस्त करते हैं, उनकी रोजी रोटी समाप्त करते हैं, तो गुप्ता जी से आपका क्या रिश्तेदारी है? या तो मुख्यमंत्री के सगे संबंधी हैं या मुख्यमंत्री जी के सगे संबंधी हैं और विधायक जी की तो है ही, जो मुझे बताया गया है। कोई ऐसा अवैध काम सागर में नहीं है जो गुप्ता परिवार द्वारा नहीं किया जाता। हत्या का आरोप मिश्रीचंद गुप्ता समेत 8 लोगों पर लगा था, जिसमें 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मिश्रीचंद गुप्ता समेत 3 आरोपी फरार हैं। बीजेपी ने गुप्ता को पार्टी से निकाल दिया है। 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इजाजत लेकर 4 मंजिल से ज्यादा होटल का निर्माण, लेकिन प्रशासन को ये सब तभी दिखता है जब आरोपी किसी वारदात को अंजाम दे दे। ऐसे में बुलडोजर के बाद इस डायनामाइट जस्टिस पर सवाल तो उठेंगे ही। सागर से अपने सहयोगी राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा का आज 109वां दिन है। क्या कहा राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा में आज 109वें दिन राहुल गांधी लोनी से बागपत के रास्ते थोड़ी देर पहले बड़ौद पहुंचे हैं। वहां लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा को खत्म करना है, ये सरकार किसान और मजदूर को डराने की है। हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं। 110 हो गए हैं 110 दिन इस यात्रा को, लेकिन कोई थकान नहीं हुई है। ना मैं थका हूं, ना मुझे ठंड लग रही है। हम इसलिए नहीं थके हैं कि हमारे साथ आपका प्यार है। राहुल गांधी देश के 10 राज्यों के 47 जिलों में अब तक 3100 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। एक 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं? मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं। मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है। मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, ये सवाल है।
तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को अब राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपना आशीर्वाद दिया है। राहुल गांधी को भेजे गए एक पत्र में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर यात्रा की सफलता की कामना की है। आचार्य सत्येंद्र ने अपने पत्र में लिखा है, मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपका मिशन सफल हो। मैं आपके लंबे जीवन का आशीर्वाद देता हूं। आप लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। मैं भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूं। हमने भी उनकी यात्रा को शुभकामनाएं दे दिया हो और साथ साथ कि उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और जो यात्रा वो हमारे देश के लिए हितकर हो और देश में जो तमाम बुराइयां हैं वो समाप्त हो और अच्छाइयों का आगमन हो। और 9 वर्ष है, 9 वर्ष जो अंग्रेजों का 9 वर्ष है, यह 9 वर्ष में नया काम हो, इस प्रकार से हमने उनको शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु से खबर है। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात युवती का शव मिला है। शव पानी के ड्रम में रखकर उसे सील कर दिया गया था। युवती की उम्र पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल के बीच है। उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह पता चलेगी। यशवंतपुर रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बंगाल में 8 जनवरी से गंगा सागर मेला होगा। इसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, गंगा सागर मेला हमेशा से एक बड़ा उत्सव रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे गंगा मैया आकर सागर में मिलते हैं, तो इसीलिए इस जगह का नाम है गंगा सागर। और यहाँ पे लाखों लोग आते हैं मकर संक्रांति के पहले डुबकी लगाने के लिए। ये एक ऐसा तीर्थ का स्थान माना जाता है जहाँ पे लोग कहते हैं, एक कहावत है कि हर तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको नदी पार करके यहाँ तक आना पड़ता है। अब तो फिर भी लॉन्च वेसल चलते हैं ज्यादा, लेकिन इससे पहले लोगों को बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचना होता था। इसीलिए इस तीर्थ से ये कहावत जुड़ी हुई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुंचे। पूरे जो इंतजाम है उसका एक औपचारिक रूप से उसका क्या तैयारी है वो सब देखने के लिए, और यहाँ पे वो आके एक हेलीपैड का भी उद्घाटन किया। हेलीपैड बनाया गया क्योंकि उनका कहना है कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो यात्री, जो संत साधु, जो तीर्थ यात्री यहाँ पे आएंगे, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पहुंचने आसानी से लोग पहुंच जाए, इसीलिए ये हेलीपैड बनाया गया है। सर्विस शायद इस साल नहीं शुरू होगा, लेकिन आने वाले सालों में कोई प्राइवेट कंपनी अगर चार्टर सर्विस चलाना चाहते हैं या शेड्यूल सर्विस चलाना चाहते हैं गंगा सागर तक, तो वो चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार वो सिर्फ कुंभ को मदद करती है, वो गंगा सागर के लिए कोई मदद नहीं देते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये मांग रखी कि गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए, ताकि फंडिंग भी इसके लिए मिले। जैसे कुंभ को सपोर्ट मिलता है, वहां पे कनेक्टिविटी बहुत आसान है, रोड है, रेलवेज है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं। अब यहाँ पे लाखों लोग आने वाले हैं। बहुत सारे टॉयलेट्स बनाया गया है, यात्रियों के लिए रहने के बंदोबस्त किया गया है, घर बनाए गए हैं और पुलिस यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है।